गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश एक संसाधन भूगोल में कृषि संसाधन में काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश अलग हैं और भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश अलग हैं, जो मनुष्य के जीवन व्यापन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश परिचय देखते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में निर्वहन तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि पद्धति विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों में साथ साथ पाई जाती है। यही कारण है कि इसका नामांकन प्रदेश के आधार पर किया गया है और यह कृषि सभी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। विशेषता है इसकी 5 हैं। विभिन्न फसलों एवं पशुपालन का अद्भुत सहचार्य मिलता है इसमें, और कहीं खाद्यान्न तो कहीं फलों और सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे मुख्य रूप से है। यहाँ भेड़ बकरी से लेकर के गाय बैल भी पाए जाते हैं, और कहीं पशु दुग्ध तो कहीं मांस कहीं ऊन के लिए भी पाले जाते हैं, और कहीं पर उत्पादन निर्वाह हेतु तो कहीं निर्यात होता है यहाँ पे। और भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश विश्व में इम्पोर्टेंट है। फसलों के प्रकार में देखते हैं कि यहाँ के 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जिसमें जाड़े की ऋतु वाली फसलों में वे खाद्यान्न व सब्जियाँ जो शरद के आरंभ में बोई जाती है और जाड़े में वर्षा के कारण बढ़ती है और बसंत में काटी जाती है। और खाद्यान्न में जैसे गेहूँ है, उच्च नमी के कारण यहाँ शीघ्र उग जाता है। गेहूँ की प्रधानता है यहाँ पे, फिर भी कम तापमान में वृद्धि धीरे धीरे वातावरण में वृद्धि से इनमें पुष्ट दाने पड़ते हैं, और पहाड़ी समडालों पर भी ये फसलें अच्छी तरह से पैदा की जाती है। और पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पे शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। इस पद्धति में 2.3 सेंटीमीटर वर्षा की सहायता से 2.3 वर्षा की सहायता से मृदा में सिंचित नमी के करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यहाँ पे आलू प्याज सेम मटर टमाटर भी उगाए जाते हैं और वर्षा की सहायता से, और ये फसलें गर्मी आरंभ होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इनका व्यापारिक महत्व अधिक है। यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इसका निर्यात आल्प्स के पार वाले ठंडे प्रदेशों में होता है, जहाँ जाड़े में पाला पड़ने के कारण इनकी खेती नहीं हो पाती है, पर औद्योगिक क्षेत्र और बड़े नगरों की अधिक जनसंख्या होने से इनकी मांग अधिक रहती है। इस प्रकार की खेती कैलिफोर्निया में काफ़ी विकसित है, जो बाद में यूएसए को इसका एक्सपोर्ट करता है, और इसमें शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें, ग्रीष्म में जहाँ सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार फल सब्जियाँ पशु चारा उगाया जाता है। उनमें अंगूर की खेती महत्वपूर्ण है। अंगूर की लता में कलियाँ निकलने के समय सिंचाई की जाती है। यह गर्म शुष्क एवं धूप वाले वातावरण में अधिक विकसित होती है। इस समय आंधी तूफान का अधिक खतरा बना रहता है, और जुलाई के बाद सिंचाई नहीं की जाती है, और अगस्त अक्टूबर तक अंगूर में मीठापन आता है, और इसमें अंश रोग व कीटाणु भी कम लगते हैं। और अगस्त सितंबर में अंगूर तोड़ लिए जाते हैं, और इस समय अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अंगूर के अतिरिक्त यहाँ पे रसदार फल जिसमें सेब नाशपाती अंजीर उगाए जाते हैं। इस ऋतु में फलों के साथ साथ यहाँ पे सब्जियाँ भी उगाई जाती है। कृषि भागों में अल्फाफा क्लोवर बेच तुपाइन आदि घासें उगाई जाती है, जो पशुओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना सिंचाई के उत्पन्न होने वाली फसलें, ये उबड़ खाबड़ धरातल पर उगते हैं। जैतून का 90% उत्पादन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। कई भागों में अंगूर की खेती बिना सिंचाई की होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ अंगूर के बिना सिंचाई भी उगाई जाती है। जैतून के वृक्ष दूसरे से 70 मीटर की दूरी पर होते हैं। इसके बीच की दूरी फसलों में उगाई जाती है, बीच बीच में 10 मीटर की दूरी होती है, 70 नहीं होती है। सभी फसलें सम्मिलित
रूप में केवल 1/5 भाग में ही उपलब्ध होती है। अधिकांश भाग या तो बहुत शुष्क या बहुत ही उबड़ खाबड़ ऊंचाई के अनुसार विभिन्न फसलों की पेटियाँ मिलती हैं। नदी घाटियों के तलहटी, जैतून तथा अंगूर के बाग होते हैं एवं उनके बीच सब्जियां पैदा की जाती है। पहाड़ियों के निचले सब ढालों पर खाद्यान्न तथा तीव्र ढालों पर अंगूर की लताएं तथा पुनः जैतून अंजीर के बाग होते हैं, किंतु इनके पेड़ों के बीच अन्य पौधा उत्पादन नहीं होता है। पशुओं का महत्व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। कहीं तो 100% फसलों की खेती की जाती है, लेकिन खेती में अधिक प्रधानता पशुओं की होती है तथा गौण रूप में कुछ फसलें ही उगाई जाती है। पशुपालन भी 2 ढंगों से होता है। एक पशुपालन एक प्रकार का होता है जिसमें पशुओं को प्राकृतिक घास उगाई जाती है, जिसमें भेड़ बकरियों की प्रधानता होती है। उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ घास कम उत्पन्न होती है, वहाँ पे पशु 15 से 80 एकड़ भूमि तक आवश्यकता होती है। ऐसे पशु साधारण ऊंचे भागों पर चराए जाते हैं। अधिक वर्षा व कम वाष्पीकरण, शुष्क ग्रीष्म में भी वातावरण समशीतोष्ण होता है। कहीं पशुओं से मांस, दूध, ऊन, चमड़े सभी से किसान की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार इन भागों का अर्थतंत्र बहुत ही हद तक पशु चलवासी चारण की तरह होता है। अंतर केवल इतना है कि ये किसान बहुत ही खेती करते हैं, बहुत थोड़ी खेती करते हैं। कई भागों में भेड़ बकरियां केवल निर्यात हेतु पाली जाती है। दूसरे प्रकार के पशुपालन में जैसे गाय, बैल, पशु आदि पाले जाते हैं, उन्हें खिलाने हेतु अल्फाल्फा, क्लोवर, अन्य फसलों की खेती की जाती है। नदी तटीय नगरों में पशुपालन अधिक होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें गहन विस्तृत व्यापारिक निर्वहन सभी प्रकार की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। मुख्य भूमध्य सागरीय प्रदेश में के आंतरिक भागों में मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली, यूनान, तुर्की, सीरिया में निर्वाह स्तर की कृषि की जाती है। इसके विपरीत इटली, दक्षिणी फ्रांस, स्पेन के समुद्र तटीय भागों में बहुत हद तक व्यापारिक कृषि पाई जाती है। कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में कृषि व्यापारिक ढंग से की जाती है। इन फसलों की विविधता, कृषि स्वरूप की विभिन्नता तथा स्थिति के अनुसार फार्म के क्षेत्रफल में विभिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक अंतर संबंध भूमध्य सागरीय प्रदेशों की विलक्षण विशेषताओं के विकसित होने के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण के कारण इनमें और तीव्रता आ गई है। प्राकृतिक पर्यावरण इन प्रदेशों की जलवायु तथा धरातल के स्वरूप में विलक्षणता पाई जाती है। यह वर्षा शीत ऋतु में तथा ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है। वर्षा में तापमान की क्षेत्रीय विभिन्नता पाई मिलती है, पर इनका ऋतुवत बढ़ता जाता है। ऊंचा नीचा, ढलवा, समतल है। सीमित क्षेत्र और धरातल की विभिन्नता के बाद भी यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ यहाँ पे घाटियों, नदी भागों में फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन अधिक लाभदायक रहती है। इनका उत्पादन भी शीतकाल में होता है, जब अन्यत्र उत्पादन नहीं होता रहता है, तो इसी कारण यहाँ पे कृषि का स्वरूप व्यापारिक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ शुष्क होती है, परंतु यहाँ समय पहाड़ों पर जमा बर्फ रूपी पानी पिघल कर आता है। इससे सरलता से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे पानी, शुष्क मौसम और अच्छी खिली हुई धूप के कारण भी फलों, शाकों के अच्छी सब्जी कृषि पैदा होती है यहाँ पे। इसी कारण यहाँ के फलदार वृक्ष भी विशिष्ट किस्म के होते हैं। मौसम के कारण इन्हें सुखाने की भी आसानी रहती है। यहाँ के फसलों की मांग बहुत अधिक रहती है। इसी प्रकार समुद्री भागों में जब गायों का पालना अधिक होता है, वहाँ पर ऊंचे भागों में भेड़ बकरी का पालन किया जाता है। मानवीय तत्वों में देखते हैं कि फसलों की विभिन्नता तो जलवायु के कारण होती है, परंतु कृषि का निर्वहन व्यापारिक स्वरूप मानवीय तत्वों पर निर्भर करता है। यातायात की सुलभता, बड़े नगरों के निकट ऐसे क्षेत्रों में फलों का, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस स्तर पर देखते हैं कि अपन विश्व में भूमध्य सागरीय कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे कृषि संसाधन के रूप में देखते तो भूमध्य सागरीय कृषि एक इम्पोर्टेंट है, जो विश्व में सबसे अधिक फलदार वृक्ष, फलदार चीज़ें
वगैरह कृषि वगैरह बोई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इसकी कृषि होने लगी है और वस्तुओं में जैतून, शराब, सूखे फल, निर्यात में वृद्धि हुई है और नए पदार्थों में आरंभ हो गए हैं। फल, सब्जियां आदि का उत्पादन किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। थैंक यू।